नमस्ते। कॉन्सेप्ट लर्निंग में आपका स्वागत है। अभी बिहार का इकोनॉमिक सर्वे पढ़ना है हम लोगों को, लेकिन इकोनॉमिक सर्वे पढ़ने से पहले हम लोग को कुछ बेसिक चीज़ है उस सर्वे के बारे में, जो उसमें शब्दावली आता है उसको जान लेंगे तो जब आगे किसी भी तरह की इकोनॉमिक्स की कोई भी पढ़ाई करेंगे तो हमें काम आएगा और तभी इकोनॉमिक्स समझ में भी आएगी और बजट समझ में भी आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं इकोनॉमिक सर्वे। तो इकोनॉमिक सर्वे असल में है क्या? तो इकोनॉमिक सर्वे किसी भी राज्य या केंद्र का या सरकार का, देश का हो या राज्य का हो, उनका इकोनॉमिक हेल्थ है, आर्थिक स्वास्थ्य कैसा है ना, वो है। और ये क्या है ना, इकोनॉमिक सर्वे एक ईयरली डॉक्यूमेंट है, सालाना एक ऐसा कागज़ जो हर साल जारी किया जाता है राज्य या केंद्र सरकार के द्वारा, ताकि उसकी अर्थव्यवस्था कैसी है वो बताने के लिए। तो इकोनॉमिक सर्वे हमेशा ध्यान रखना है, वर्तमान जो समय चल रहा है, वर्तमान जो साल चल रहा है फाइनेंशियल ईयर, उससे पीछे का होता है सर्वे। हमेशा पीछे जो आपने पहले बजट बनाया होगा तो उसमें जो आपका विकास हुआ, कैसे क्या हुआ, तो इकोनॉमिक सर्वे पिछले साल का होता है। जबकि इसके ठीक आगे का जो साल होता है उसके लिए बजट जारी होता है। पिछले साल का हमने हेल्थ देख लिया कि कैसा है, उसी हिसाब से अगले साल का आगे क्या करना है फाइनेंशियल ईयर में, उस फिर एक ईयरली डॉक्यूमेंट जारी करते हैं जिसको बजट कहते हैं। तो इकोनॉमिक सर्वे पहले जारी होता है, कहते हैं कि मोटा मोटी एक दिन पहले इकोनॉमिक सर्वे जारी होता है, अगले दिन बजट जारी कर दिया जाता है। बजट आगे के साल के लिए, जिस साल में हम है उससे अगले साल के लिए क्या हमें करना है उस बारे में होता है। और सर्वे क्या है, जिस साल में हम है उससे पीछे के साथ जो हमारे क्या क्या हुआ, हमने क्या किया, क्या खोया, क्या पाया, वो है सर्वे। तो ये बता दिए कि ये एनुअल एक डॉक्यूमेंट है। मोटा मोटी इकोनॉमिक सर्वे में क्या होता है, आप जीडीपी के बारे में देखते हैं, इन्फ्लेशन के बारे में, एम्प्लॉयमेंट के बारे में, इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में, डेवलपमेंट के बारे में, फाइनेंशियल जो भी डेफिसिट है, घाटा है, फायदा है, इन चीज़ों को देखते हैं। तो इसी चीज़ का सर्वे, अर्थ का सर्वे ही आर्थिक सर्वे कहलाता है। अर्थ का मतलब सीधा सीधा है, आखिरी में पैसे में कंक्लूजन निकालना है हमको, है ना, सुविधा का, वस्तु या सुविधाओं का अंतिम मूल्य जो है पैसे में निकालना है। तो चलिए, जब ये पढ़ते हैं इकोनॉमिक सर्वे तो सबसे पहले जो शब्द आने आपने सुना होगा, जीडीपी, जीएनपी, सकल मूल्य वर्धन, स्थिर प्राइस, कांस्टेंट प्राइस जिसको बोलते हैं, वर्तमान मूल्य, स्थिर मूल्य, ये सब चीज़ें हम पढ़ते हैं। जब ये पढ़ रहे होते हैं तो पहले ये जानकारी सर्वे से पहले या कोई भी बजट पढ़ते हैं तो उससे पहले रख लेने से उन चीज़ों की, जब हम पढ़ाई करेंगे उस चीज़ों की जानकारी इकट्ठा करेंगे तो उसमें हमें मदद मिलेगा। तो सबसे शुरू करते हैं जीडीपी के बारे में। सबसे जो कॉमन शब्द है जीडीपी, वो जानना ही चाहिए कोई भी थोड़ी सी भी, या तो सामान्य जानकारी के उद्देश्य से या पढ़ाई के भी उद्देश्य से। आपको दो तीन चीज़ें हैं जो आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए, जिसमें एक चीज़ है जीडीपी। तो चलिए अभी जीडीपी के ही बारे में इस वीडियो में पढ़ेंगे, जानेंगे। जीडीपी क्या होता है, पूरा नाम है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद। अब सकल घरेलू उत्पाद हमने क्या कहा था कि जो भी उत्पाद है उसका अंतिम मूल्य देखना है, पैसे के सेंस में देखना है। तो अंतिम मूल्य कैसे तय होता है, अंतिम मूल्य मतलब क्या, तो उसमें जो टैक्सेस है, सब्सिडी है, उसका जब हिसाब किताब कर लेते हैं, जो अंतिम मूल्य कहते हैं, तब जाके वो जीडीपी होता है। तो सबसे इन शब्दों को समझते हैं। ग्रोस मतलब सभी, चाहे दूसरे भी देश का, दूसरे भी राज्य का, हमारे यहाँ अपने यहाँ बिहार का मान लीजिए इकोनॉमिक पढ़ना है तो राजस्थान की भी कंपनी अपने यहाँ बना रही होगी, तभी वो बिहार के इकोनॉमिक सर्वे के अंदर ही आएगा, बिहार के जीडीपी के अंदर ही आएगा। और अगर अपने ही राज्य के लोग दूसरे में जाके बना रहे होंगे तब वो अपने में काउंट नहीं होगा, क्योंकि वो हमारे यहाँ नहीं आ रहे हैं। ठीक, तो ये पॉलिटिकल बाउंड्री की बात करता है। जो ग्रोस मतलब टोटल, वस्तु या सेवाओं का मूल्य, डोमेस्टिक मतलब घरेलू, घरेलू का मतलब घर कहाँ समझना है। अगर स्टेट की बात कर रहे हैं तो स्टेट की पॉलिटिकल बाउंड्री देखने वाली बातचीत क्या है, पॉलिटिकल बाउंड्री के अंदर। डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या है, पॉलिटिकल बाउंड्री के अंदर। राज्य की बात कर रहे हैं तो राज्य का पॉलिटिकल बाउंड्री, और देश की बात कर रहे हैं तो देश का पॉलिटिकल राजनीतिक सीमा। ठीक, उसके अंदर जितना वस्तु और सेवा का उत्पादन हुआ उसका अंतिम मूल्य। जब हम अंतिम मूल्य कह रहे हैं इसका क्या मतलब है, तो अंतिम मूल्य होता है किसी भी सेवा को या वस्तु को जब अंतिम बार बेचा जाता है या सेवा प्रदान की जाती है, उस समय जो मूल्य है उसी को अंतिम मूल्य कहते हैं। जनरली आप दो तीन शब्द सुने होंगे, नहीं सुने तो आज सुन लीजिए। एक होता है एमपी, मार्केट प्राइस, एक होता है एफपी, फैक्टर प्राइस। तो मार्केट प्राइस क्या है, जब हम किसी वस्तु को, सेवा को बनाते हैं, तैयार करते हैं या देते हैं तो बाजार में जो हमें अंतिम तौर पर ग्राहकों से या कंपनी से, जो भी क्लाइंट है अपने, उनसे जो मूल्य प्राप्त होता है वही मार्केट प्राइस है। उसमें सभी चीज़ शामिल है, उसमें टैक्सेस शामिल हैं, उसमें सब्सिडी अगर सरकार देती है तो वो सब कुछ शामिल है। सब जोड़ के जो अंतिम, उसमें प्रॉफिट शामिल है, जिस पर वस्तु और सेवा जो दे रहे हैं उसके प्रॉफिट भी शामिल है, सब कुछ, तो वो है मार्केट प्राइस। तो जब हम जीडीपी की बात करते हैं तो नॉर्मली सामान्य तौर पर हम लोग जीडीपी का बात ये मार्केट प्राइस के ऊपर ही करते हैं। वस्तु और सेवा का जो मार्केट प्राइस, अंतिम मूल्य है मार्केट प्राइस में, उसी पर बात करते हैं। लेकिन आप इससे जीडीपी का मार्केट प्राइस से एक्चुअल पता नहीं चल पाता है कि हमारी आर्थिक स्थिति क्या है, लेकिन हम लोग बात करने के लिए, सरकारी दिखाने के लिए बात करती है। अब समझना एक बात देखिएगा, अभी समझाते हैं कि कहाँ दिक्कत, फॉल्ट का है, इन सब चीज़ों में फॉल्ट कहाँ होता है। तो आप देखिए, एक है फैक्टर प्राइस, एफपी। फैक्टर प्राइस नाम से ही पता चल रहा है, फैक्टर का मतलब किसी भी वस्तु और सेवा को लगाने में जो जो फैक्टर सिर्फ लगा है,
किसी में वस्तु लगा हुआ, किसी में सेवा लगा, तो उस फैक्टर का सिर्फ कॉस्ट निकला है, उसमें सब्सिडी हटा देना है, टैक्सेस हटा देना है, प्रॉफिट वगैरह भी हटा देना है। तो ओरिजिनल जो टैक्सेस है ना, ये जो टैक्सेस और सब्सिडी जब हटा देंगे तो वही ओरिजिनल में क्या आएगा, फैक्टर प्राइस, जो चीज़ों की कीमत है। फैक्टर का मतलब मोटा मोटी जो सामान या वस्तु की ओरिजिनल जो कीमत है। तो अगर ओरिजिनल में हमारा क्या है, उसमें तो टैक्सेस सब्सिडी जीएनपी में जीडीपी में शामिल होता है, लेकिन ओरिजिनल में क्या होता है, जो हमारी जीडीपी हमने अगर अपना टैक्सेस हटा दिए, सब्सिडी हटा देंगे, तब जाके जो मान लो किसी वस्तु को बनाने का हमारा अंतिम मूल्य जो था 100 रुपया था, और सरकार ने मान लो टैक्स है ना, या मान लीजिए चलिए 100 रुपया का वस्तु है, सरकार ने अगर इस पर 20% का टैक्स लगाया तो 20 रुपया और जोड़ दीजिए, तो क्या हुआ, असल में 120 रुपया है नॉर्मल जीडीपी, ठीक, मार्केट प्राइस के ऊपर, वर्तमान मूल्य पर भी कह सकते हैं, या वर्तमान मूल्य नहीं कहेंगे इसको, जो मार्केट प्राइस पर है जो फाइनल, उसको बोल सकते हैं। दूसरा क्या है, अगर इसी में से सब्सिडी, कई बार सरकार सब्सिडी देती है, 100 रुपया का सामान था, हम उसको बेचने गए, सरकार ने कहा कि आप 20 रुपया हम आपको दे देंगे, हम असल में अभी भी उसको 120 रुपया में ही मान लीजिए बेच रहे हैं, अपना प्रॉफिट लगा के हम अभी भी 120 में ही बेचेंगे, लेकिन असली में हमारी कीमत कितनी थी, 80 रुपया, है ना। तो इसको अभी हटाते हैं। अभी देखिए क्या है कि जिस वस्तु का मूल्य टैक्स लगाने से 120 हो गया और सब्सिडी कम करने से 80 रुपया हो गया, 120 मान लीजिए सब्सिडी, और अब इस पे जो 80 रुपये हो गए, और मान लीजिए सरकार इस पर 20% की टैक्स लगाती तो 16 रुपया, अब वो 116 रुपया का हो गया। तो कुल मिला के ये कह रहे हैं कि जो हम लोग का फैक्टर प्राइस होता है वो ओरिजिनल में फैक्टर का कॉस्ट होता है, जिन चीज़ों को हम लगा रहे हैं, अगर उसमें से टैक्स हटा दें और सब्सिडी जोड़ दें, है ना, क्योंकि सब्सिडी सरकार ने दिया था, वो पैसा हमारा था, अगर उसको जोड़ दें और टैक्स सरकार ले रही थी, तो उसको घटा दें, तो फैक्टर प्राइस ओरिजिनल में अपना जीडीपी निकल जाएगा। तो हमेशा ही मार्केट प्राइस पे जीडीपी ज़्यादा होगा, जबकि फैक्टर कॉस्ट पर, क्योंकि उसमें टैक्सेस शामिल नहीं है, इस वजह से ये फैक्टर कॉस्ट हमेशा जीडीपी कम होगा। सर्वे में अक्सर पढ़ने को मिलता है जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस, स्थिर मूल्यों पर जीडीपी, और फिर वर्तमान मूल्यों पर जीडीपी। इसको समझने के लिए एक छोटा सा चार्ट बनाए हुए हैं, इसको देख के आराम से समझ में आ सकता है। होता क्या है, मान लीजिए कि ये 3 साल है, मान लीजिए बिहार की इकोनॉमी का एक, मान लीजिए हम लोग चार्ट बनाए हुए, साल 3 साल ले लिए, 2011, 12 और 13। हमने कोई एक प्रोडक्ट बनाया जिसकी कीमत 5 रुपये है, जबकि 2011 में 5 रुपये है, 2012 में 8 रुपये है, और 2013 में बढ़ के 12 रुपये हो गए। साल बढ़ने के हिसाब से उसका कीमत बढ़ते चला गया, 5 रुपये का था, आगे चल के 8 रुपये का हुआ, फिर 12 रुपये का हो गया। हम मान लीजिए 2011 में प्रोडक्शन हम 25 मान के चलते हैं, किसी कोई एक चीज़ मानते हैं, हाँ मोबाइल का प्रोडक्शन मान लेते हैं, करते रहते हैं, ठीक। तो मान लीजिए मोबाइल का, अच्छा नहीं, कलम रखते हैं, 5 रुपये दाम रखें, मान लीजिए कलम की कीमत 5 रुपये थी 2011 के अंदर, तो हम 25 पेन बनाते थे, तो टोटल हमारी जीडीपी क्या हो गई, 125 रुपये। 2012 में 8 पेन बनाने लगे, लेकिन देखिएगा अब हमने क्या किया, 20 पेन बनाया, और फिर भी जीडीपी 160 हो गया। जब हम 2011 में 125 था, हम पेन ज़्यादा बना रहे थे, तब 125 था, कीमत बढ़ गई, पेन हम कम बना रहे हैं, फिर भी जीडीपी हमारी फिर भी बढ़ रही है, 125 से फिर 160 हो गया। फिर 2013 में कीमत फिर बढ़ी, 12, हमने 15 पेन बनाए, फिर जीडीपी क्या हो गई, 180 हो गया। तो देखने से क्या लग रहा, जीडीपी तो आपका बढ़ रहा है, लेकिन क्या ओरिजिनल में जीडीपी, देखिए जीडीपी ओरिजिनल में इंक्रीज कर रहा है, ठीक, लेकिन क्या ओरिजिनल में हम इंक्रीज कर रहे हैं? पहले हमारा जो प्रोडक्ट बन रहा था, हम मात्र 25 प्रोडक्ट बना रहे थे, जो कि घट के 2012 में 20 प्रोडक्ट हो गया। इसका मतलब है कि ओरिजिनल में हमारा प्रोडक्शन घट रहा है, लेकिन मार्केट प्राइस जो वर्तमान मूल्य है, क्योंकि दाम बढ़ चुका है, दाम बढ़ने से हमारी जीडीपी इंक्रीज होती हुई दिखाई देती है, यही है जीडीपी वर्तमान मूल्यों पर। उसी तरह 2013 में मान लीजिए कीमत फिर बढ़ा, 12 रुपये उस कीमत हो गया, और हमने और भी प्रोडक्शन घटाते घटाते 25 से 15 ले आया, फिर भी हमारी जीडीपी बढ़ गई 180, क्योंकि ये दाम बढ़ने से क्या हो रहा है, प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ जा रहा है, तो हम कम प्रोडक्ट भी बना रहे हैं, तब भी हमारी जीडीपी बढ़ रही है। तो जनरली जो हम लोग देखते हैं वर्तमान मूल्यों पर, तो हमेशा ही देखिएगा कि जीडीपी बढ़ता हुआ दिखाई देता है, लेकिन ये है जीडीपी वर्तमान मूल्यों पर, जो कि हमेशा ज़्यादा होगा। क्यों? क्योंकि उसमें इन्फ्लेशन शामिल होता है। इन्फ्लेशन मतलब महंगाई, जो मैं वही बता देंगे कि इन्फ्लेशन क्या होता है, इसमें इन्फ्लेशन शामिल होता है। इस वजह से क्या होता है, कम प्रोडक्ट बनने पर भी अपनी जीडीपी, वस्तु या सेवा का मूल्य बढ़ते चला जाता है। ये देखिए बढ़ गया। अब सुना होगा वर्तमान मूल्य, तो समझ में आ गया कि बाजार में अभी क्या रेट, उस हिसाब से। अब आपने सुना होगा कि कांस्टेंट प्राइस पर जीडीपी। कांस्टेंट प्राइस का मतलब है कि हम ये नहीं मानेंगे कि हर साल अभी क्या मूल्य है, हम कोई एक बेस ईयर मान लेते हैं। जैसे अपने यहाँ भी 2011-12 माना जाता है, कोई भी सरकार एक बेस ईयर मान लेती है कि हम जो भी, जब तक आगे बेस ईयर कोई हम लोग मान न लें, कोई नया बेस ईयर
सरकार प्रावधान नहीं कर देती है, तो मान लीजिए कि 2011-12 का भी हम लोग मान के चल रहे हैं, तो 2011-12 के अंदर मान लीजिए 5 रुपये प्राइस था किसी पेन का, 25 नंबर में बनाते थे तो जीडीपी हमारी 125 थी। आज हम उसी बेस प्राइस पर, अब हम वर्तमान इन्फ्लेशन नहीं जोड़ेंगे, आज हम उसी 5 पेन को अगर बनाए, अगर 5 रुपये की कलम, ये 5 रुपये वाली कलम बनाए और इस साल हम 15 बना रहे हैं, तो हमारी 15 बचे 75। जो पहले जीडीपी 125 थी 2011 के अंदर, वो घट के 75 पर चली आई। तो देखिए ओरिजिनल में क्या है, हमारी जीडीपी घट रही है, जबकि ये है कांस्टेंट प्राइस के अंदर। और दूसरा क्या है, कांस्टेंट प्राइस पर हमारी जीडीपी घट रही है, जबकि वर्तमान मूल्य पर क्या हो गया है, 125 से बढ़ के हम लोग 180 पर चल गए हैं। तो वर्तमान मूल्यों में हम लोग इंक्रीज कर रहा है जीडीपी, जबकि इस मामले में डिक्रीज कर रहा है जीडीपी। ठीक, पहले क्या है, डिक्रीज कर रहा था, कांस्टेंट प्राइस पर हम लोग डिक्रीज कर रहे हैं और वर्तमान मूल्यों के हिसाब से इंक्रीज कर रहे हैं। तो ये मूल तौर पर यही जीडीपी जो समझना होता है कि वर्तमान मूल्यों पर क्या है और कांस्टेंट मूल्य पर क्या है। कांस्टेंट मूल्य पर हमेशा जीडीपी कम होगा, जबकि वर्तमान मूल्यों पर हमेशा ही ज़्यादा होगा, क्योंकि उसमें इन्फ्लेशन शामिल है। तो जब हम प्रोडक्ट कम भी बना रहे हैं, हमारा उत्पादन कम भी हो रहा है, तब भी जीडीपी इंक्रीज होता हुआ दिखता है। सरकारें अक्सर इसी जीडीपी का वर्तमान मूल्य वाला इस्तेमाल करती। तो उम्मीद करते होंगे कि आपको कांस्टेंट प्राइस के ऊपर जो जीडीपी है वो समझ में आ गया होगा, वर्तमान मूल्यों पर जीडीपी क्या है वो समझ में आ गया होगा, जीडीपी का असली मतलब क्या है मार्केट प्राइस पर जो हम लोग फाइनली कर रहे हैं वो आ गया होगा। और फैक्टर जो ओरिजिनल में क्या होता है, फैक्टर कॉस्ट पर होता है जीडीपी, लेकिन हम लोग जो फाइनल दिखाते हैं वो मार्केट प्राइस पर दिखाते हैं, तो उसमें टैक्सेस वगैरह शामिल होते हैं। कांस्टेंट प्राइस में बस फर्क क्या है कि हम एक बेस ईयर मान के चलते हैं। बेस ईयर ऐसा माना जाता है जहां चीज़ों का दाम बहुत ज़्यादा बढ़ा घटा नहीं है, उस साल को हम लोग बेस ईयर मान के चलते हैं कि उस साल चीज़ों के दामों में उतार चढ़ाव बहुत कम हुआ होगा, तो वो मान के चलते हैं।